नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संकट मोचक हनुमान, प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान और बलशाली हनुमान। अब तक आपने हनुमान जी के इन स्वरूपों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको क्राइसिस मैनेजमेंट करके बार बार विजय प्राप्त करने वाले भगवान हनुमान का नया पॉलिटिकल सूत्र बताएंगे, जिसे आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पावर प्रेजेंटेशन के रूप में देश के सामने रखा। इसका कोड वर्ड है कैन डू, यानी कर सकते हैं। बीजेपी का कैन डू वाला प्लान क्या है और इसका हनुमान जी से क्या कनेक्शन है, इस पर सत्ता की कुंजी एकदम तैयार है। त्योहारों पर देश को दंगों की आग में जलाने वाले उपद्रवी भी आज भगवान हनुमान से बहुत कुछ सीख सकते हैं। कैसे शहर शहर पहरे के बीच हनुमान जयंती का पर्व आज मनाया गया, इस पर हमने जो वीडियो गाइड बनाई है उसे देखने के बाद आज उपद्रवियों को थोड़ी शर्मिंदगी जरूर होगी और साथ ही भगवान हनुमान से क्रोध मैनेजमेंट सीखने की जरूरत भी उन्हें महसूस होने लगेगी। हनुमान जयंती के दिन आज हनुमान चालीसा पर भी नया विवाद शुरू हो गया। सवाल यह कि जिस हनुमान चालीसा का आप पाठ करते हैं, क्या उसकी चौपाइयों में त्रुटियां हैं? क्या आपका हनुमान चालीसा वाला पाठ अब बदलने वाला है? इस पर भी सत्ता की कुंजी आपके ज्ञान के कई द्वार खोल देगी। आपके घर में अगर हनुमान चालीसा है तो उसे अपने निकट रख लीजिएगा, ताकि आपको यह मामला चौपाई सहित समझने में थोड़ी आसानी हो। तो सत्ता में खबरों की पहली कुंजी खोलें उससे पहले सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को एक बार फिर से हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो हनुमान जी संकट मोचक हैं और हमेशा भक्तों का संकट वो हरते हैं, लेकिन आजकल हनुमान जी के सूत्रों की जरूरत दुनिया को पहले से बहुत ज्यादा है। इस पर हमने सत्ता की एक कुंजी तैयार की है, जिसके पन्ने हम खोलेंगे, लेकिन उससे पहले बात बीजेपी की करते हैं, जिसके हर कार्यकर्ता के मन में आज हनुमान जी का एक सूत्र कैन डू ट्रेंड कर रहा है। यह ट्रेंड इसलिए कर रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बीजेपी की स्थापना के 43 साल पूरे होने पर कैन डू शब्द का जिक्र किया। पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी हनुमान जी के कैन डू वाले मंत्र पर काम करती है। उन्होंने कहा कि हनुमान जी सब कुछ कर सकते हैं, सबके लिए करते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करते। यही बीजेपी की प्रेरणा है। बीजेपी भी बिना अपने कुछ चाहे जन सेवा में लगी हुई है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जिस तरह से हनुमान जी राक्षसों के खिलाफ कठोर हो जाते हैं, उसी तरह बीजेपी भी भ्रष्टाचारियों और परिवारवाद करने वालों के खिलाफ कठोर है। नरेंद्र मोदी की इस बात को समझने के लिए हनुमान जी के कैन डू और बीजेपी के राजनीतिक कैन डू को एक साथ देखने की जरूरत है, जिससे पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। ये पिक्चर आपको सिर्फ सत्ता में एकदम साफ दिखाई देगी, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी ने शब्दशः क्या कहा, एक बार वो सुन लीजिए। हनुमान जी सब कुछ कर सकते हैं, सबके लिए करते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करते। इदम रामाय इदम न मम, यही तो भाजपा की प्रेरणा है। इदम राष्ट्राय इदम न मम। जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा तो वो उतने ही कठोर भी हो गए थे। जब भ्रष्टाचार की बात आती है, परिवारवाद की बात आती है, कानून व्यवस्था की बात आती है, तो भाजपा उतनी ही संकल्पबद्ध हो जाती है। हनुमान जी के भीतर की कैन डू एटीट्यूड, कैन डू संकल्प शक्ति उनको हर प्रकार की सफलता लाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। कहा भी गया है,
कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम्ही पाही, तुम पाई। यानी ऐसा कोई भी काम नहीं है जो पवन पुत्र हनुमान कर नहीं सकते। भाजपा भी इसी प्रेरणा से परिणाम लाने में, लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करती रही है, करते रहना है, करते रहेंगे। तो कैन डू का शाब्दिक अर्थ है कर सकते हैं। अब ये समझने की जरूरत है कि पीएम मोदी हनुमान जी और बीजेपी के किस कैन डू की बात कर रहे हैं। इसलिए हनुमान जी के कैन डू वाले गुणों को हमने 5 हिस्सों में बांटा है और बीजेपी की पावर स्ट्रेटजी को समझने की कोशिश की है। हनुमान जी का पहला कैन डू है लक्ष्य के प्रति समर्पण। हनुमान जी एक बार जो ठान ले तो पीछे नहीं हटते हैं। ये बात तब देखने के लिए मिली जब वो लंका जा रहे थे और उन्हें मैनाक पर्वत ने विश्राम का ऑफर दिया, लेकिन वो धन्यवाद कहकर आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि उनके लिए लक्ष्य पूरा किए बिना विश्राम का कोई अर्थ नहीं है। बीजेपी भी इसी सूत्र पर चल रही है। 1984 में सिर्फ 2 लोकसभा जीतने वाली पार्टी रुकी नहीं, 1996 में पहले अल्पमत की सरकार बनी। इसके बाद 2014 में बहुमत और 2019 में बीजेपी 302 सीटों पर जीत गई। बीजेपी दावा करती है कि जब तक वो दक्षिण भारत और बंगाल, बिहार में अपना सीएम नहीं बना लेती तब तक वो चैन से नहीं बैठेगी। हनुमान जी का दूसरा कैन डू है सेवक होने का भाव। सेवा का भाव हनुमान जी में कूट कूट कर भरा है। उन्होंने भगवान राम की सेवा में खुद को सदा के लिए समर्पित कर दिया। इस युग की राजनीति में जनता का कद भी भगवान राम की तरह है और बीजेपी का दावा है कि वो हनुमान जी वाली सेवा भाव की तरह ही जनता की सेवा करती है। तीसरा कैन डू है क्राइसिस मैनेजमेंट। जब बड़ा संकट आता है, लक्ष्मण जी की जीवन रक्षा की बात आती है तो हनुमान जी संजीवनी लेने जाते हैं। बूटी आसानी से नहीं मिलती तो पूरा पर्वत ले आते हैं। ये संकट के मैनेजमेंट का गेम चेंजर तरीका था और इसी तर्ज पर बीजेपी की पूरी टीम पीएम मोदी के नेतृत्व में राजनीतिक संकटों को मैनेज करने का आह्वान कर रही है। इसके बाद शत्रु की लंका जलाने की विधि हनुमान जी ने अस्त्र शस्त्र सेना और संगठन के बिना अकेले ही अपनी बुद्धि, विवेक और बल से रावण की लंका का दहन कर दिया था। ये बात सामने वाले को चारों खाने चित करने वाली कैन डू पॉलिसी थी। राजनीति में प्रतिद्वंदी को कई बार अकेले ही चारों खाने चित करने वाली पॉलिटिकल मैजिक पीएम मोदी के पास मौजूद है और वो इसका कई बार उदाहरण भी दे चुके हैं। अब कोशिश ये है कि बीजेपी के बाकी खिलाड़ी अलग अलग मोर्चे पर ऐसी राजनीतिक स्ट्राइक कर सकें। इसके बाद है लचीलेपन की कार्य संस्कृति। वक्त के हिसाब से अपना आकार या रोल छोटा बड़ा करने की हनुमान पावर राजनीति में बहुत काम की है। हनुमान जी ने राक्षसी सुरसा के सामने आने पर अपना आकार कम ज्यादा करके बुद्धि विवेक से अपने रास्ते की रुकावट दूर की थी। लचीलेपन की यह कार्य संस्कृति हनुमान जी से सीखकर राजनीति में अपनाई जा सकती है। यह है 5वां कैन डू सूत्र। बीजेपी के लचीलेपन का उदाहरण महाराष्ट्र और बिहार में देखने को मिला। जब कम सीट होने के बाद भी बीजेपी ने महाराष्ट्र में शिवसेना के एकनाथ शिंदे और बिहार में नीतीश कुमार को उस वक्त सीएम बना दिया। बीजेपी ने ज्यादा सीटों का घमंड नहीं किया, सीएम पद के लिए अड़े नहीं। हनुमान जी के पास असीम शक्ति है, लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल वो तभी कर पाते हैं जब स्वयं पर से उनका संदेश समाप्त होता है। 2014 से पहले भारत की भी तो यही स्थिति थी। आज भारत उस बजरंग बली की तरह से, उस बजरंग बली की महाशक्ति की तरह अपने अंदर सुप्त शक्तियों का आभास कर चुका है। बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती 2024 का लोकसभा चुनाव है, जिसके लिए विपक्ष एकजुट होने की कोशिश में लगा है।
उत्तरी, पश्चिमी और मध्य भारत में तो बीजेपी अपना गोल्डन राजनीतिक टाइम बिता रही है। इनमें से कई राज्यों में बीजेपी लोकसभा में सारी सीटें भी जीत जाती है, लेकिन उत्तर भारत में बीजेपी में थोड़ा सा अभी डेंट लगा है। बीजेपी के लिए दक्षिण भारत वाला बैकअप प्लान अभी वो तैयार करने में लगी है और इसमें वो मजबूत अभी नहीं है। दक्षिण भारत में कर्नाटक को छोड़कर बीजेपी ने विधानसभा ना तो जीत पा रही है और ना ही लोकसभा की सीटें जीत पा रही है। तो इन चुनौतियों से बीजेपी कैसे पार पाएगी, इसे देखना अभी बाकी है। लेकिन ऐसा नहीं कि बीजेपी के सामने सिर्फ चुनौतियां ही हैं। कामयाबी के गीत लिखे कई पन्ने भी उसके पास मौजूद हैं। 1984 के बाद बीजेपी पहली ऐसी पार्टी है जिसे लोकसभा में पूर्ण बहुमत मिला। 1984 के बाद बीजेपी पहली ऐसी पार्टी है जिसे लोकसभा में 300 से ज्यादा सीटें मिली। 2014 के बाद एक ऐसा समय भी आया जब बीजेपी और उसकी मदद से 19 राज्यों में सरकारें थी। 2019 में बीजेपी ने 7 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की सभी सीटें जीत ली। वहां विपक्षी दलों को एक भी सीट नहीं मिली। बीजेपी आज भले ही दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और कामयाबियां उसके खाते में जुड़ी हुई हैं, लेकिन एक ऐसा समय था जब बीजेपी को चुनाव में सिर्फ 2 लोकसभा सीटें ही मिली थी। दिलचस्प यह है कि ये दोनों सीटें अटल बिहारी वाजपेयी या लालकृष्ण आडवाणी ने नहीं जीती थी। एक सीट गुजरात और दूसरी आंध्र प्रदेश में थी। इनके नाम थे गुजरात की मेहसाणा और आंध्र प्रदेश की हनमकोंडा सीट। 2 से 302 तक पहुंचने वाली बीजेपी की ऐतिहासिक यात्रा पर एक छोटी सी रील देख लीजिए। में तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में हमारे पूर्वजों ने परमात्मा से संपत्ति नहीं मांगी, एक वरदान मांगा, हम राष्ट्र में जागते रहें। दल बदल और सिद्धांतहीन राजनीति के दलदल में भारतीय जनता पार्टी का कमल साफ सुथरी राजनीति का प्रतीक है। भारत का मतदाता प्रबुद्ध है। सचमुच में वो इस भ्रम का शिकार नहीं हुआ कि अयोध्या का आंदोलन बाबरी मस्जिद के ढांचे को तोड़ने के लिए था। मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूं मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। अगर कोई विजयी हुआ है तो जनता जनार्दन विजयी हुई है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। भाजपा का पॉलिटिकल कल्चर है बड़े सपने देखने और उससे भी ज्यादा हासिल करने के लिए जी जान से खप जाना। वैसे तो बीजेपी को काऊ बेल्ट की पार्टी कहा जाता है। हिंदुओं के वोट तो बीजेपी को मिलते ही हैं। दिल्ली और पंजाब में सिख वोट भी उसे मिलते हैं। पूर्वोत्तर भारत में ईसाई वोट भी उसे मिलते हैं। मुस्लिमों के बारे में कहा जाता है कि वो बीजेपी का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन कल की एक तस्वीर ने यह बताया कि बीजेपी को भले ही मुस्लिमों के वोट बड़े पैमाने पर ना मिले, लेकिन बीजेपी मुस्लिमों के बीच पैठ बढ़ा रही है। कल की यह तस्वीर राष्ट्रपति भवन की है, जब पीएम मोदी कल पद्मश्री से सम्मानित हुए कर्नाटक के बिदरी शिल्प कलाकार शाह रशीद अहमद कादरी से मिले। तो कादरी जी ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि वो यूपीए सरकार के दौरान पद्म पुरस्कार की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उन्हें यह पुरस्कार नहीं मिला।
वो सोच रहे थे कि बीजेपी सरकार उन्हें कोई पुरस्कार नहीं देगी, लेकिन पीएम मोदी ने मुझे गलत साबित कर दिया। मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। एक बार आप उस बातचीत को सुनिए, फिर इस खबर के दूसरे पहलू को दिखाएंगे। मैं बीदर कांग्रेस पीरियड में 5 साल तक अपने खिलाफ नहीं हुआ। उसके बाद मैं खामोश बैठ गया कि बीजेपी गवर्नमेंट है ये हमको नहीं देती, मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को चुने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बीदर कांग्रेस पीरियड में 5 साल तक अपने खिलाफ नहीं हुआ। उसके बाद मैं खामोश बैठ गया कि बीजेपी गवर्नमेंट है ये हमको नहीं देती, मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को चुने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी हनुमान जी के कैन डू के फॉर्मूले पर तो चल रही है, लेकिन इस राह में अभी बड़े कांटे हैं और चुनौती पर्वत की तरह विशाल है। 43 बसंत देख चुकी बीजेपी को अभी कई मुकाम हासिल करने बाकी हैं। बीजेपी अभी भी केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब और जम्मू कश्मीर जैसे बड़े राज्यों में अपना सीएम नहीं बनवा पाई है। ये राज्य आप देख रहे हैं किस तरीके से अभी कई ऐसे राज्य हैं, खासतौर से हम जम्मू कश्मीर की बात करें, दक्षिण के कई राज्य हैं, पंजाब है, जहां पर बीजेपी अपना सीएम नहीं बना पाई है। बीजेपी के 3 बड़े मुद्दे थे: राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 को हटाना और कॉमन सिविल कोड लागू करना। 2 में बीजेपी पास हो चुकी है, लेकिन कॉमन सिविल कोड लागू करना अभी बाकी है। तो कल की इस तस्वीर को 57 इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी को भी देखना चाहिए, जो भारत के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा फैलाने में लगे हैं कि भारत में मुस्लिम परेशान है। और हम जिस तस्वीर की बात कर रहे हैं वो कादरी साहब की तस्वीर है। ओआईसी ने भारत को टारगेट किया था। क्या ओआईसी ने कादरी साहब के वीडियो को देखा और क्या वो इसे देखकर ऐसा कह पाएगा कि हम ओआईसी को आज जो तस्वीर दिखा रहे हैं उसको हम एक सूत्र वाक्य में बताना चाहते हैं: भारत में सम्मान और सजा धर्म देखकर नहीं बल्कि कर्म देखकर दिए जाते हैं। इसमें ना कोई हिंदू होता है ना ही कोई मुसलमान होता है। इसलिए ओआईसी भारत के आंतरिक मामलों में अतिक्रमण की कोशिश ना ही करे तो बेहतर है, इससे उसकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी। इस वीडियो को देखने के बाद अब इस्लामिक देशों के इस संगठन को कादरी साहब की बात भी सुननी चाहिए जो उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष से की। मैं पद्मश्री अवार्ड के लिए 10 साल से कोशिश कर रहा था कांग्रेस के पीरियड में, लेकिन मेरे को कामयाबी हासिल नहीं हुई। 5 साल तक करके मैं खामोश हो गया, रुक गया, क्योंकि एक साल में मेरे को 12,000 का खर्चा आ रहा था। और उसके अलावा बीजेपी गवर्नमेंट आई। बीजेपी गवर्नमेंट एक तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ में और मुसलमानों को कुछ नहीं देती, ये सोच के मैं अप्लाई करना छोड़ दिया। 5 साल के बाद मोदी जी मेरे ख्याल को गलत साबित करके अवार्ड के लिए मुझे चुन लिया। उनका बहुत बहुत शुक्रिया उनका। अभी लगा कि प्रधानमंत्री इस तरीके से भी आपसे मिलेंगे और इस तरह से बात करेंगे? नहीं, सोचा भी नहीं था, मैं सोचा भी नहीं था। और पहली बार ज़िंदगी में पहली बार मिला उनसे। वैसा बीदर को बहुत बार है, मगर हमको मौका कहाँ मिलता उनसे मिलने के लिए। इतना बड़ा अवार्ड तो आपको यूपीए सरकार में भी किसी ने नहीं दिया। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं 5 साल कोशिश किया, नहीं मिला तो मैं उम्मीद छोड़ के अप्लाई करना छोड़ दिया। मैं ये मेरा अपना ख्याल है, मैं दूसरों का ये नहीं कर सकता। मैं ये मेरे पे जो गुजरी मैं वो बोल दिया। मैं आपको लगता है मोदी मुस्लिम के साथ है? आपको ऐसा लगता है? मुस्लिम के साथ नहीं है, मेरे साथ है। तो कादरी साहब भले ही मुक्त कंठ से नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को इसमें इलेक्शन मैनेजमेंट नजर आ रहा है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि कादरी साहब कर्नाटक से आते हैं, इसलिए कर्नाटक चुनाव से पहले इस तरीके की बातें हो रही हैं। कादरी साहब ने इसका भी जवाब दिया और कहा कि झूठ फैलाया जा रहा है। पिछले 9 साल से यूपीए सरकार है, नहीं रही होती तो शायद इससे बड़ा पद्म पुरस्कार उनको मिल जाता। अभी कर्नाटक में बहुत से लोग हैं जिनको नहीं मिला। भाजपा जानबूझकर नहीं दे रही है क्योंकि कर्नाटक की जनता के प्रति वो कहीं से भी सम्मान के भाव नहीं रखते। जिस तरह उनका बयान आगे पीछे क्या मैंने सुना नहीं, जिस तरह उनके बयान को प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है, इससे पद्म पुरस्कारों पे और राष्ट्रपति भवन पे घटिया राजनीति भाजपा कर रही, कर्नाटक की जनता का अपमान कर। वो प्रमोद तिवारी नहीं है, प्रमोद
झुटाला है वो प्रमोद झुटाला भाई। ये नेताओं का काम ही है एक दूसरे को लड़ाना, एक दूसरे को इल्ज़ाम लगाना। जब तक उसको नेता नहीं बोलेंगे, वो सही आदमी है तो जो होता है नेतागिरी में नहीं आता, वो इनका काम ही ये है। तो हमने सत्ता की इस कुंजी की शुरुआत हनुमान जी के कैन डू वाले सूत्र से की थी, जिसे पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी की प्रेरणा बता रहे हैं। लेकिन हनुमान जी सिर्फ बीजेपी में लोकप्रिय नहीं है। संकट मोचन हनुमान तो हर राजनीतिक दल के फेवरेट हैं और संकट में काम भी आते हैं। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की शुरुआत राहुल गांधी ने भी हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर ही की थी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल खुद को हनुमान भक्त बताते हैं। एक बार तो उन्होंने लाइव टीवी शो में हनुमान चालीसा पढ़ दी थी। 2018 में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से बजरंगी संकल्प लेने की अपील कर दी थी। अखिलेश यादव भी खुद को बजरंग बली का भक्त बताते हैं और कई बार हनुमान जी की गदा के साथ दिखाई दे चुके हैं। वैसे तो हम साल 2023 में हैं, लेकिन 2024 के लिए अभी से ही राजनीतिक डिक्शनरी तैयार हो रही है और इस डिक्शनरी में पीएम मोदी ने आज नया शब्द जोड़ा है। वो शब्द है बादशाही मानसिकता। पीएम मोदी ने इस शब्द का इस्तेमाल खास मौके पर, खास मंच से खास विरोधियों के लिए किया और इसके लिए दिन भी स्पेशल चुना। वो है बीजेपी की स्थापना के 43 साल पूरा होने का मौका। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा। बादशाही मानसिकता वाले इन लोगों को, इन पार्टियों को एक बात पता नहीं है। आज देश का गरीब, देश का सामान्य मानवी, देश का युवा, देश की माताएं, बहनें, बेटियां, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, हर कोई भाजपा के कमल को खिलाने के लिए, भाजपा के कमल की रक्षा करने के लिए वो ढाल बनकर के खड़ा हुआ है। देखा जाए तो बादशाह शिक्षा के कोर्स से तो हट गए, लेकिन राजनीति के कोर्स में अभी भी मौजूद हैं। संकेत ये हैं कि चाहे वो राजनीति वाले बादशाह हों या इतिहास वाले बादशाह, सबका नंबर आएगा। अब उस क्रोध मैनेजमेंट की बात करते हैं जिसका कोर्स देश के हर उपद्रवी को करना चाहिए और इस कोर्स के प्रधान अध्यापक हैं हनुमान जी। हिंदुस्तान की मन की सत्ता में हनुमान जी की पहचान महाबली वीर, बुद्धिमान और विवेकशीलता के प्रतीक के रूप में होती है। आज हनुमान जयंती है और इस पर्व को पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। रामनवमी पर हिंसा के बाद कई इलाकों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शोभा यात्राएं निकाली गई। सवाल ये कि ऐसी नौबत क्यों आती है? इस सब की जड़ में क्रोध और सांप्रदायिक नफरत है, जिसकी वजह से हमारे सभी त्योहारों पर माहौल खराब हो जाता है और एक दूसरे के प्रति वैमनस्य फैल जाता है। इसलिए अगर त्योहारों पर हिंसा, बमबाजी, पत्थरबाजी, उकसाने वाली नारेबाजी और आगजनी को कंट्रोल करना है तो समाज में फैले क्रोध का मैनेजमेंट करना होगा। इसे आप हनुमान जी के आचरण से समझिए, यही एंगर मैनेजमेंट की कुंजी है। हनुमान जी राम कथा के हर प्रसंग में शक्ति का विवेक पूर्वक इस्तेमाल करते हैं। सीखने वाली बात यह है कि हनुमान जी का बल कभी क्रोध के अधीन नहीं है। हनुमान जी के चरित्र में आक्रामक आचरण नहीं है। शत्रु घेर भी ले तब भी हनुमान जी को क्रोध नहीं आता। हंसते खेलते लंका जला देते हैं। विपत्ति में भी क्रोधित नहीं होते, संजीवनी ढूंढते हैं। रावण से मुकाबला करते हैं, नफरत नहीं। हनुमान जी अशांति के विरोधी हैं, ना अशांति मचाते हैं ना सहते हैं। पराक्रमी होने के बावजूद हनुमान जी में घमंड नहीं है, क्रोध नहीं है। तो आज हनुमान जयंती पर दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल और बिहार तक के बहुत से इलाकों में हिंसा रोकने के लिए सुरक्षा बलों को तैनात करना पड़ा। दुख की बात यह है कि कुछ इलाकों में त्योहार पर भक्ति भाव से ज्यादा तनाव वाला घाव है। शोभा यात्रा के साथ साथ पुलिस का फ्लैग मार्च है। मंदिरों वाली घंटियों के साथ साथ हिंसा के खतरे की घंटी की अलार्म की तरह भी बज रही थी। हनुमान जी के जयकारे तो लग रहे थे, लेकिन कई जगहों पर ड्रोन से निगरानी भी हो रही थी। सोचिए, अब यह स्थिति आ गई है कि त्योहार भी इस तरह सुरक्षा व्यवस्था में मनाने पड़ रहे हैं। इसलिए क्रोध मैनेजमेंट बेहद जरूरी है। तो इस खबर का नजरिया 9 सिर्फ सरकार या पुलिस के लिए नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए है। हनुमान जी वाले क्रोध मैनेजमेंट की जिम्मेदारी हर किसी की बनती है।
किसी भी त्योहार पर हिंसा और नफरत फैलाने के मास्टरमाइंड चंद लोग होते हैं। इनका नफरत वाला एजेंडा आप फेल कर सकते हैं, लेकिन पहल भी आपको ही करनी होगी। समाज के शत्रुओं को पहचानना होगा। तो आज हनुमान जयंती के दिन हनुमान चालीसा स्तुति भी बहुत ट्रेंड कर रही है और सवाल उठ रहा है, जिस हनुमान चालीसा का पाठ हमारे करोड़ों न्यूज मित्र रोज करते हैं, क्या वो बदलने वाला है? क्या उसमें कुछ त्रुटियां हैं? दरअसल आपके घर में रखी हनुमान चालीसा पर एक बड़ा विवाद शुरू हो गया है। अब तक आपने रामचरितमानस में त्रुटियों और उस पर उठे विवादों की खबरें सुनी होंगी, लेकिन अब हनुमान चालीसा की चौपाइयों में भी त्रुटियों का दावा किया गया है। और ऐसा दावा करने वाले हैं तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु राम भद्राचार्य, जिन्होंने हनुमान चालीसा के चौपाइयों में एक नहीं बल्कि 4 गलतियां बताई हैं। इसलिए आप गौर से सुनिए अभी हनुमान चालीसा में क्या लिखा है और जगत गुरु राम भद्राचार्य के मुताबिक उसमें क्या गलतियां हैं। अभी हनुमान चालीसा की 6ठी चौपाई में लिखा है, संकट सुबन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन, जिसका अर्थ है भगवान शंकर के अवतार, हे केसरी के पुत्र, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। लेकिन जगत गुरु राम भद्राचार्य के मुताबिक संकट सुबन केसरी नंदन की जगह सही चौपाई है संकट स्वयं केसरी नंदन, क्योंकि हनुमान जी स्वयं उनका ही रूप है। इसी तरह हनुमान चालीसा की 27वीं चौपाई में लिखा है, सब पर राम तपस्वी राजा तिनके का सकल तुम साजा, जिसका अर्थ है तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं, उनके सब कार्यों को आपने सहजता के साथ कर दिया। लेकिन जगत गुरु राम भद्राचार्य के अनुसार सब पर राम तपस्वी राजा की जगह सही चौपाई है सब पर राम राज सिर ताजा तिनके का सकल तुम साजा। और उन्होंने हनुमान चालीसा में एक और त्रुटि बताई, जैसे अभी 32वीं चौपाई में लिखा है, राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा, जिसका अर्थ है आप हमेशा श्री रघुपति जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम की औषधि है। लेकिन जगत गुरु राम भद्राचार्य का कहना है कि इस चौपाई में सदा रहो रघुपति के दासा की जगह सही चौपाई है राम रसायन तुमरे पासा सादर हो रघुपति के दासा। इसी तरह हनुमान चालीसा की 38वीं चौपाई में लिखा है, जो 7 बार पाठ कर कोई छूटई बंदी महासुख होई, मतलब जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वो सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। लेकिन जगत गुरु राम भद्राचार्य के मुताबिक जो 7 बार पाठ कर कोई की जगह सही चौपाई है यह 7 बार पाठ कर जो ही छूटई बंदी महासुख हुई। तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु राम भद्राचार्य का कहना है कि ये सारी त्रुटियां पब्लिशिंग के दौरान की गई हैं, जो लंबे वक्त से चलन में है। लोग गलत शब्दों का उच्चारण करते हैं, इसलिए इन अशुद्धियों को तुरंत ठीक किया जाना चाहिए। शंकर सुवन जो बोला जा रहा है वो गलत है जी। हनुमान जी शंकर जी के पुत्र नहीं है, शंकर जी ही हनुमान है। तो मूल पाठ है उसका शंकर स्वयं केसरी नंदन, नोट करते आइए जी महाराज जी। और दूसरा 27वीं चौपाई में सब पर राम तपस्वी राजा बोला जा रहा है जी। तो तपस्वी राजा नहीं, सब पर राम राय सिर ताजा जी जी जी। और तीसरा पाठ है 32वें में है, राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा, नहीं है वो जी, सादर हो रघुपति के दासा। सादर। और 38वीं चौपाई है, जो 7 बार पाठ कर कोई नहीं पाठे, यह 7 बार पाठ कर जोई छूटे बंदी महासुख होई। तो जगत गुरु राम भद्राचार्य की सलाह के बाद पहली बार हनुमान चालीसा पर कैसे बड़ा विवाद शुरू हुआ, ये देखने से पहले समझिए तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु राम भद्राचार्य हैं कौन। इस वक्त आगरा के कोठी मीना बाजार में रामकथा उनकी चल रही है, जिसे जगत गुरु राम भद्राचार्य सुना रहे हैं। इस वक्त वहां पर वो रामानंद संप्रदाय के 4 जगत गुरु राम नंदाचार्यों में से एक हैं। इस पद पर वो साल 1988 से हैं। दावा किया जाता है कि 2 माह की उम्र में जगत गुरु राम भद्राचार्य की आंखों की रोशनी चली गई थी, लेकिन वो 22 भाषाओं के जानकार हैं और अब तक 80 पुस्तकों और ग्रंथों की रचना कर चुके हैं। इतना ही नहीं, जगत गुरु राम भद्राचार्य ने ही सुप्रीम कोर्ट में रामलला के पक्ष में वेद पुराण के संदर्भ के साथ गवाही दी थी। वो चित्रकूट में संत तुलसीदास के नाम पर बनाई गई तुलसी पीठ के संस्थापक भी हैं और साल 2015 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। जगत गुरु राम भद्राचार्य एक प्रकांड विद्वान हैं।
इसलिए उनकी बातों पर गौर करना चाहिए। लेकिन कई धर्माचार्यों ने रामभद्राचार्य की बातों का विरोध भी किया है, जिससे यह आशंका है कि आने वाले समय में रामचरितमानस के बाद अब हनुमान चालीसा पर भी विवाद के नए नए एपिसोड रिलीज होंगे। इस बात से सहमत नहीं हूं। हालांकि रामभद्राचार्य जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन बावजूद इसके एक बात कहनी है कि तुलसीदास जी के द्वारा जो हनुमान चालीसा लिखी गई, ये लौकिक भाषा में लिखी गई। ये इस तरह की भाषा प्रयोग है जैसे कि कुछ लौकिक तंत्र होते हैं, एक वैदिक तंत्र होते हैं जिसमें व्याकरणिक दृष्टि से सब चीज शुद्ध होनी चाहिए, और कुछ लौकिक तंत्र होते हैं जिसमें कि लोक भाषाओं में उनको लिखा जाता है। इसी तरह से हनुमान चालीसा इतनी प्रभावी है उसी लोकतंत्र की दृष्टि से, मतलब लौकिक तंत्र की दृष्टि से, कि इसमें उनके द्वारा लिखे गए शब्दों को परिवर्तन नहीं किया जा सकता। किस आधार पर उसमें संशोधन किया जाए? क्या हमारे पास उसकी मूल पांडुलिपि है? कोई एक प्रमाण चाहिएगा कि कोई ऐसा प्रमाण मिले कि जिसके आधार पर पुनः उसकी पुनरावृत्ति ना हो, कि फिर से कुछ त्रुटि रह गई है, फिर से कुछ गलत हो गया है, फिर कोई दूसरा मनीषी आएगा और वो कहेगा कि ये गलत था, इसे सही कर लिया जाए, ये ऐसा नहीं है, ऐसा है। इस तरह से ये हनुमान चालीसा निरंतर बदलती जाएगी। अब इस खबर का नजरिया 9। ये अच्छी बात है कि जगतगुरु रामभद्राचार्य ने हनुमान चालीसा की त्रुटियों के बारे में बताया, लेकिन कुछ समय पहले रामचरितमानस के जिन अंशों को लेकर विवाद हुआ था, उस पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और उनकी बातें इस विवाद के अगल बगल से निकल गई। उन्होंने ये जरूर कहा कि रामचरितमानस तमाम समस्याओं का समाधान है और उसे राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा दिया जाए, लेकिन अगर वो उससे जुड़े विवाद पर भी स्थिति स्पष्ट करते तो और ज्यादा अच्छा होता। और पूर्व कानून मंत्री और बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने TV9 भारतवर्ष के कई तीखे सवालों पर बेबाक जवाब दिया है। हमारे विशेष कार्यक्रम रविशंकर प्रसाद एंड 5 एडिटर्स में राहुल गांधी की सदस्यता जाने को लेकर भी सवाल पूछे गए। उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। रवि जी, सवाल ये नहीं है कि राहुल गांधी को सजा हुई और उनकी सदस्यता चली गई। सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता तुरंत चली जाती है, आजम खां की सदस्यता तुरंत चली जाती है, लेकिन जब बीजेपी के विधायक खतौली के उत्तर प्रदेश के होते हैं उनकी सदस्यता जाने में महीनों लग जाते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, फिर मैं कहूँगा उनकी सदस्यता गई ना, लालू प्रसाद की गई ना, जयललिता की गई ना, बीजेपी के 6 MLAs की गई ना। ये रिसर्च मैंने ही किया था, सबसे पहले टीवी में डाला था कि 32 लोगों की सूची एक आध कहीं अखबार में छपी थी, फिर मैंने अपना रिसर्च किया। तो ये देश उस तरीके से आगे बढ़ रहा है तो बढ़ने दीजिए ना, क्या परेशानी है भाई? शायद आगे नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। और आपको और एक बात मैं जरूर कहूंगा चतुर्वेदी, अभी आपने एक उनके बड़े वकील के पुराने मित्र की चर्चा की। उनके पास तो बड़े वकीलों की फौज है, राज्यसभा भरी हुई है। हमारे तो उतने बड़े वकील राज्यसभा में नहीं है, ठीक है ना? उनकी तो फौज है, बड़े वकील हैं, चार्टर प्लेन से उड़ जाते, सूरत में चले जाते, 1 घंटे में अपील फाइल हो जाती, मेंशन करके स्टे ऑन कन्विक्शन ले लेते। ये किसने मना किया है? और अगर पवन खेड़ा दिल्ली हवाई अड्डे पर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो हमारे मित्र अभिषेक मनु सिंह भी 1 घंटा में स्टे ले आते हैं सुप्रीम कोर्ट से। यहाँ क्या हो गया? लेकिन देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग नहीं, इस बात का मुझे जवाब देने दीजिए। क्या कहीं ना कहीं राहुल गांधी को बलिदानी साबित करने की कोशिश थी? नहीं, मैं बलिदान होऊंगा क्यों? ये निष्कर्ष मैं क्यों नहीं निकालूं? तो देखिए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया। जाते जाते सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी सलाह में व्हाट्सएप भी करें। और साथ ही साथ कल फिर से आपसे मुलाकात होगी सत्ता में उसी अंदाज में, चाय आपके पास, खबर मेरे पास। 7 बजे मिलते हैं।